नमस्कार। एक बार फिर मैं डॉक्टर राखी सिंह कटियार आपके साथ हूँ। कक्षा 9 क्षितिज के पाठ लासा की ओर। इसके लेखक हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन जी। आज हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे और संपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ प्रवेश से पहले आइए जानते हैं महान लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में। 9 अप्रैल 1893 को साहित्यकार पद्म भूषण महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम आप जानते हैं? जी, उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्वीकार करके राहुल सांकृत्यायन हो गए। वो पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, रूसी, जापानी सहित लगभग 36 भाषाओं के जानकार थे। वर्णन की कला में निपुण राहुल जी स्वभाव से घुमक्कड़ थे। उनकी भाषा बहुत ही सरल किंतु प्रभावपूर्ण थी। साहित्य की दुनिया में उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों में वोल्गा से गंगा, कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, भागो नहीं दुनिया को बदलो आदि प्रमुख हैं। 14 अप्रैल 1963 को उनका निधन हो गया। जैसा कि पाठ का नाम है लासा की ओर, हम प्रवेश करेंगे लेह लद्दाख तिब्बत में, जहाँ की खूबसूरती बहुत जल्दी ही हमारे दिल को मोह लेगी। लेखक वर्णन करते समय सन 1929 और 30 में नेपाल से तिब्बत की जो दुर्गम रास्ते थे उनका बड़े रोमांचक तरीके से वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से नेपाल तिब्बत मार्ग उस समय बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था और पहले कभी ये सैनिक मार्ग भी था, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे किले बने हुए हैं, चौकियाँ बनी हुई हैं। साथ में तिब्बत का जो सामाजिक जीवन है उसका वर्णन करते हैं लेखक कि वहाँ पर इतना खुला हुआ वातावरण था, वहाँ छुआछूत नहीं थी, जात पात की बात नहीं थी और औरतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी। औरतों को पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और बहुत ही जो भिखमंगे दिखते हैं ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी अनजान व्यक्ति भी उनके घर में प्रवेश कर सकता था और अपना सामान देखकर उनसे सोडा नमक मिलाकर चोंगी में कूट कर मिट्टी की जो टोटीदार बर्तन खोटी होते उसमें उनको चाय जो है वो परोसी जा सकती थी। तो लेखक जब वहाँ पर यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ में एक उनके साथी थे जिनका नाम हमें हमेशा याद रखना है और वो है सुमति। तो सुमति की वहाँ पर काफ़ी जान पहचान थी और सुमति जो थे वो वहाँ पर लोगों की धर्म और आस्था से जुड़े हुए थे। इसलिए सुमति का साथ होने से लेखक को भी अपनी यात्रा में बड़ी सुविधा हुई। हम बात करेंगे वहाँ के डांडे और थोंगला के जंगलों की। डांडे जो हैं वो तिब्बत के खतरनाक स्थल बताए गए हैं और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं और कहते हैं कि उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं दिखता है और एकदम से सुनसान रास्ते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ये एक चीज़ और बताइए लेखक ने कि वहाँ पर बड़े आसानी से मर्डर हो जाते हैं, खून हो जाते हैं। एक तो हथियार का कोई कानून नहीं है, तो डाकू पहले आदमी को मार देते हैं और फिर माल लूट लेते हैं। तो इसलिए लोग लाठी की जगह भी बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं क्योंकि कोई कानून इस तरह का है नहीं। पर एक चीज़ थी कि लेखक और सुमति जो थे वो भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई ख़तरा नहीं था क्योंकि देखने से डाकुओं को लगता ही नहीं था कि इनके पास कोई बहुत पैसा या माल होगा। तो ये जो ख़तरनाक स्थिति जैसी वो देखते थे तो वो अपनी टोपी उतार कर और वहाँ की भाषा में भीख जैसी मांगने लगते थे। लेखक बताते हैं कि वहाँ की जो एक दुर्गम यात्रा उन्होंने की है तो क्या क्या उन्हें समस्याएं आई उस पर उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने घोड़ों पर भी यात्रा की और जब घोड़े पे यात्रा की थी तो 16-17 मील की ऊंचाई पर चढ़कर उनको लंकोर जाना था। पर हुआ क्या कि जो उनका घोड़ा था वो थोड़ा सा सुस्त था। और एक और चीज़ है कि वो बता रहे थे कि वहाँ पे भीटे की तरफ के जो पहाड़ थे बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ़ थी ना हरियाली थी और डांडे के देवता का जो स्थान था वहाँ पे तो खूब पत्थर, सींग और रंग बिरंगी झंडियाँ वगैरह थीं। लेकिन जब उतराई आ रही थी तब उनका घोड़ा जो था वो थोड़ा भटक गया
और एक तो सुस्त था, ऊपर से जैसे ही वो रास्ता भटके तो वो अपने साथियों से बहुत अलग हो गए थे। तो ये एक उनको एक समस्या आई थी और ऐसे में सुमति उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो देर से पहुँचे तो गुस्से में लाल मुंह हो गया था उनका और कहने लगे कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। फिर लेखक ने जब अपनी समस्या बताई तो वो शांत हो गए। तो लंकोर में वो एक अच्छी सी जगह ठहरे थे, वहाँ पे उनको थुक्पा, चाय सत्तू ये सब खाने को मिला था। फिर वो तिंगरी समाधिगिरी की बात करते हैं कि वो तिंगरी के विशाल मैदान में थे, तो चारों तरफ उन्होंने देखा कि पहाड़ियाँ थीं। विशाल मैदान जो था उसके भीतर भी पहाड़ी थी, उसका नाम उन्होंने तिंगरी समाधिगिरी बताया था। और एक चीज़ और उन्होंने बताई है कि सुमति जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ पर उनके जो शिष्य लोग थे, उन्हें मानने वाले लोग थे, वो मिल जाते थे। और सुमति जो थे वो गंडे उन तक पहुँचाते थे। गंडे क्या था मैं आपको बता दूँ, पतली पतली कपड़ों की चीरियाँ जैसी थीं और उन्हें वो देते थे और लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको ग्रहण करते थे। तो लेखक जो थे वो सुमति को दूर दूर के गांव में जाने के लिए, मतलब ये उन्होंने बोला कि आप दूर दूर बहुत मत जाओ, मेरे साथ रहो, क्योंकि लेखक को भी एक सुरक्षा की भावना और एक साथी मिल गए थे। फिर तिब्बत की तेज धूप की बात की, लेखक बता रहे हैं कि ऐसा बहुत बार होता था कि सामने हमारे जो है बहुत ठंडा एकदम शीतल लहर जैसी चल रही है और बर्फ, और वहीं पीठ पर जो है वो गर्म धूप जो है वो सेक रही है। तो इसका एहसास आप सबको होगा जो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं कि किस तरह से जैसा वो ढलान होता है उस तरह से वो दो तरह का वातावरण हमें झेलना पड़ता है। फिर लेखक ने बात की है शेखर विहार की, कि तिब्बत की ज़मीन जो थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी और उन जागीरों का बहुत सारा हिस्सा जो था, जो बौद्ध मठ जो होते हैं उनके हिस्सों में था, उनको दिया गया था। और जागीरदार से जो है बेगार मजदूरों से खेती भी करवाई जाती थी। खेती का प्रबंध करने के लिए जब कोई भिक्षु आता था तो उसे बड़ा सम्मान देते थे, एक जैसे राजा को या मठाधीश को सम्मान देते हैं उस तरह का। तो लेखक और सुमति जब शेखर विहार पहुँचे हैं तो बताते हैं कि उसका जो मुखिया भिक्षु नम से जो था वो बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े जेंटलमैन थे। और लेखक का वेश आपको शुरू से बताया गया कि भिकमंगों वाला था, है ना, लेकिन फिर भी वो उन्हें बड़े आदर सत्कार और प्रेम से मिले। तो वहाँ पे बौद्ध मंदिर जो था वहाँ पर उन्हें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की कुछ 103 हाथ से लिखी हुई पोथियाँ मिली। और लेखक तो पढ़ने के शौकीन थे, जैसे ही उनको वो प्रतियां मिली अब लेखक ने अपना आसन जमा लिया था। और वो मोथी जो पोथियां थी वो काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी, यानी कि उसको पढ़ा जा सकता था आसानी के साथ में। तो एक एक पोथी जो थी उसका वज़न बताया कि 15-15 सेर की रही होंगी। और लेखक पूरी तरह से उन पुस्तकों में रम चुके थे। तो सुमति ने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा, तो पहले तो लेखक मना करते थे कि नहीं तुम बहुत दूर दूर गाँव में मत जाओ, लेकिन इस बार चूंकि वो उन पुस्तकों में, उन पोथियों में रमना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि ठीक है, अनुमति दे दी कि आप जाइए। और अगले दिन वो भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए और लेखक अपने व्यस्त हो गए पढ़ने लिखने में। तो ये एक सारांश जो था, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर हमने चर्चा की। और अब आइए बारी है प्रश्नोत्तर की। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से जान पहचान होने के कारण भले ही वो भिकमंगों के वेश में थे पर उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी ना होने के कारण और भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में रहने को जगह मिली। और ये इसके पीछे एक ये हो सकता है कि उन लोगों की मनोवृत्ति उस समय क्या थी। साथ में वहाँ पर एक तरह का पेय पदार्थ, नशीला पेय पदार्थ जो छंग, वो पीते थे लोग। तो वो पीने के बाद उनके होश हवास कितने दुरुस्त थे इसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो ये वजह हो सकती है। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। हमने अभी पढ़ा ही था कि तिब्बत में कोई हथियार का कानून नहीं था, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से हथियार खरीद कर उसका दुरुपयोग कर सकता था। इससे हर यात्री को बहुत खतरा होता था कि वो डाकुओं से मारा जा सकता है। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार
या किस कारण पिछड़ गया? अभी-अभी हमने पढ़ा था पाठ के विस्तार में कि लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ने के उसके 2 कारण थे। एक तो जो उसका घोड़ा था, वो सुस्त था तो धीमे-धीमे चल रहा था, और जब धीमे चल रहा था तो वो रास्ता भटक गए थे और इसीलिए वो अपने साथियों से पिछड़ गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अभी अभी बिल्कुल हमने बात की थी कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरी बार लेखक एक मंदिर में वहाँ के जो बुद्ध वचन थे उनके अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे, और वे पोथियां पढ़ने में मग्न थे। इसलिए सुमति के अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में जैसे उन्होंने पूछा, लेखक ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कई प्रकार की कठिनाइयाँ जो थीं वो उन्हें झेलनी पड़ी थीं, जैसे उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। फिर चोरों भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, तो ये भी एक समस्या आई उनके लिए। तो ठहरने के स्थान को लेकर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। डांडा और तोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। फिर लंकोर का रास्ता तय करते समय उनका घोड़ा सुस्त था, अभी हमने बात की थी, तो वो पिछड़ गए अपने साथियों से। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? जी, उस समय के तिब्बती समाज की जो विशेषताएँ थी उसमें बहुत बड़ी बात ये थी कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव, जाति-पाति, छुआ-छूत ये सब नहीं था। औरतें स्वतंत्र जीवन जीती थीं, उनके लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था, और कोई भी अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में आने दे सकते थे वो लोग। हाँ, सिर्फ़ भिखमंगे जो हैं उनको नहीं आने देते थे कि कहीं चोरी ना कर लें। और मेहमानों का आतिथ्य सत्कार अच्छी तरह से किया जाता था, जैसे अभी बताया था कि अपना सामान लेके जाएं तो वहाँ पर उन्हें चाय तैयार करके भी दी जा सकती थी। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो जो सही वाक्य है उसको मैंने देखिए लाल स्याही से कर रखा है कि लेखक लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सुमति की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो है कि वो एक सज्जन पुरुष और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उनका व्यवहार सभी से मित्रतापूर्ण था, और अच्छे स्वभाव के कारण वो जहाँ भी जाते थे उनके मित्र बन जाते थे, और उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना अधिक पसंद था, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि वो और जगहों पर जाएं। पहले भी तिब्बत आ चुके थे वो, तो इसलिए वो हर एक जगह से भली-भांति परिचित थे। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकांशतया वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। ये मनुष्य के व्यक्तित्व को भी कुछ सीमा तक दर्शाती है। उदाहरण के तौर पे कोई राजसी वस्त्र अगर पहना हुआ है तो हम उसे सोचते हैं कि किसी रॉयल फैमिली का है। उसी प्रकार कोई भिखमंगे की तरह कपड़े पहना हुआ है तो हम हमें लगता है बहुत गरीब आदमी है। तो ये हमारी जो है वो मनोस्थिति हो जाती है उन कपड़ों को देख के, हालांकि ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें, और वहाँ की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है वो भी बताएं। देखिए, एक पहाड़ी प्रदेश है तो वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। उसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है और डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर ना तो बर्फ की सफ़ेदी और ना ही किसी तरह की हरियाली है। और रही बात आपके शहर की, तो आप जिस शहर में रहते हैं आप वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसे बयां कर सकते हैं। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। देखिए, यहीं पे रचनात्मकता की बात है। आपने यात्राएं तो बहुत की हैं, तो उसमें से कोई एक यात्रा लिख दीजिए, और ऐसा ही संस्मरण हो कि हमें भी अच्छा लगे आपसे सुनने में। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? देखिए, साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं। पहले तो साहित्य गद्य और पद्य में विभाजित हो जाता है, और फिर
पद्य में आप कविताएं पढ़ते हैं और गद्य में आप पाठ, कहानी, उपन्यास ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, इसमें दो बैलों की कथा आपने पढ़ी, वो कहानी है। लासा की ओर जो प्रस्तुत पाठ है वो यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, वो रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध है। तो ये सब साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं और सब एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृत्तांत जो होता है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसमें किसी एक क्षेत्र की यात्रा हमने की है और वो जो हमारे अपने निजी अनुभव हैं उनको हम व्यक्त करते हैं। और जो संस्मरण है उसमें जीवन के किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी स्थान विशेष के बारे में जो संस्मरण यानी हमारे स्मृति में है उस पर हम ध्यान देते हैं और उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। तो संस्मरण का जो क्षेत्र है यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है, यानी संस्मरण के अंतर्गत यात्रा संस्मरण भी आ सकते हैं। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। ये विचार हैं महान पंडित राहुल सांकृत्यायन जी के, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। ढेरों शुभकामनाएं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।